नमस्कार दोस्तों, मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन अपने सदस्यों, अवर अभियंताओं की प्रशिक्षण हेतु इस कोरोना के संकट में ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रशिक्षण मुहैया कराने, प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। और इसके तहत 13 जुलाई को हम लोगों ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पे शुरू किया था। हमें खुशी है कि उस जो एक प्रयोग 13 जुलाई को हम लोगों ने किया था, उसको आप सभी ने बहुत सराहा। उसके कंटेंट को, उसके प्रस्तुतिकरण को और उसके विषयों को निश्चित तौर पर वो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे, तभी आप सभी की बहुत ही एप्रिसिएशन हम लोग को मिली है और इससे भी हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई है। हमारा ये प्रयास है, संगठन का ये प्रयास है कि आपको कैसे हम फैसिलिटेट करें, आपका कैसे टेक्निकल सपोर्ट करें। इस संकट की घड़ी में हम आपके बीच पहुंच पाएँ, उसका एक ही माध्यम ऑनलाइन बचता है और उसी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। और जिसके तहत आज ये दूसरा एपिसोड आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है और उसी से रिलेटेड विषय प्रोटेक्शन सिस्टम से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने डीसी अर्थ फॉल्ट के बारे में और दूसरा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के विषय में, इन दो विषयों पर आज व्याख्यान हमारे इंजीनियर पंकज गुप्ता जी, जो एसटीओ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, हमारे बीच में से ही हैं। और पिछला भी एपिसोड उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से विषय की एक बारीकियों को आप तक पहुंचाया और आप सभी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सरलता से उन्होंने समझाया था। उसका ज़रूर आपने लाभ लिया होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः इंजीनियर पंकज गुप्ता जी इन दोनों विषयों पर अपनी बात, अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। हमने अपने पिछले संदेश में भी आपको जो एक सूची विषय की दी थी, उस विषय में से ही ये दोनों टॉपिक्स लिए गए हैं। और आगे हमारा ये प्रयास है कि हम एक इंटरैक्टिव सेशन भी करेंगे, जिसमें जो भी प्रश्न आपके आएंगे, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, उसका भी उत्तर दिया जाएगा। मेरी आप सभी से पुनः अपील है कि इन जो विजुअल्स छोटे छोटे हम लोग बना करके दे रहे हैं, यदि उपयोगी आपको लग रहे हैं तो इसको अपने मित्रों में, अपने लोगों में साझा करें, इसका भरपूर लाभ उठाएं। और जहां भी दिक्कत आ रही है, आप सीधे उन सवालों को हम तक भेजें, उसके समाधान भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इंजीनियर पंकज गुप्ता जी का आह्वान करता हूं कि वो आएँ और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। इंजीनियर पंकज गुप्ता। धन्यवाद केंद्रीय अध्यक्ष महोदय। हम लोग जो पिछली बार बात किए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज हम लोग जो है फील्ड में आने वाली कुछ नॉर्मल तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो कॉमन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उसके संबंध में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ब्रीफली सारी चीज़ों को बहुत संक्षिप्त में कि ऐसा करेंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ये प्रॉफिट है, ऐसा करेंगे तो ये ट्रिपिंग हमारी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मतलब कि उसका हम बेनिफिट लेंगे। सारी चीज़ों को ब्रीफली करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर किसी भी एक प्रोटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि मान लीजिए अगर हम लोग रिले कोऑर्डिनेशन की बात करें, टाइम ग्रेडेड सिस्टम, करंट ग्रेडेड सिस्टम या दोनों, तो अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। अगर हम बात परसेंटेज इंपीडेंस की करते हैं तो कम से कम 3-4 घंटा चाहिए। तो मिला जुला करके बात ये आती है कि छोटे से वीडियो में कम से कम हम लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें ऐसी शेयर करें जो फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ आती है। उसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डीसी अर्थ फॉल्ट, इस समय उपकेंद्रों पर डीसी अर्थ फॉल्ट की एक कॉमन टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादातर विद्युत उपकेंद्रों पे बनी हुई है। बताऊंगा आपको, ज़्यादातर हमारे पास जो बैटरी चार्जर लगा होगा, आप देखेंगे ज़्यादातर आप देखेंगे एजेड का है। कोई कहेगा भाई मेरे यहाँ एजेड का चार्जर है, कोई कहेगा मेरे यहाँ छवि इलेक्ट्रिकल का है, कोई कहेगा मेरे यहाँ स्टेटकॉम का है। इस तरीके के कई सारे चार्जर लगे हुए हैं, बैटरी चार्जर। मैं आपको एक कुछ जनरल बातें बताता हूँ, हमारी क्या ज़रूरत है उस बैटरी चार्जर से, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, और अगर डीसी अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि अगर डीसी प्रॉपर नहीं है सब स्टेशन पे तो उसका सीधे सीधे कंसर्न किससे बनता है? प्रोटेक्शन सिस्टम से, रिलेइंग सिस्टम से बनता है, ब्रेकर की ट्रिपिंग से बनता है। हो सकता है कि हमारी डीसी ग्राउंड होने की वजह से राइट टाइम प्रोटेक्टिव रिले काम तो कर गई, बट ट्रिपिंग इनिशिएट नहीं हो पाई। और जब ट्रिपिंग हमारी
इनिशिएट नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं दूर मेन हमारे बिजली घर को डिस्टर्ब करेगी और ओवरऑल हमारा सप्लाई बाद में कोलैप्स कर जाता है। तो हम थोड़ा सा कुछ कॉमन टाइप की प्रॉब्लम, बिगिनिंग स्टेज की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। डीसी अर्थ फॉल्ट आप रिमूव कर सकते हैं। बड़ी पुरानी और एक आसान तरीका, बहुत ही पुरानी और एक आसान प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, जिसके लिए केवल एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, कोई बहुत लंबे चौड़े उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई बैटरी चार्जर है, ये कोई बैटरी चार्जर है, मान लीजिए ये बैटरी चार्जर है। सपोज दैट यहाँ पे सपोज ये प्लस है, ये माइनस है। आप देखे होंगे तो बैटरी चार्जर में इस तरीके के ज़्यादातर दो टर्मिनल्स निकले रहते हैं। ये वाला जो टर्मिनल होता है, इस वाले टर्मिनल पे हम लोग अपने बैटरी को, वो जो हमारे सेल बने हैं ना 55 सेल पावर हाउस पे है, सब स्टेशन पे है, 110 वोल्ट का हमारा बैटरी बैंक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, हमने इसको एक सिंपल सेल बना करके, एक तरीके से आप मान के चलिए कि ये जो सेल हम या बैटरी जो बना रहे हैं वो 55 सेलों को सीरीज में ला करके बना करके एक यहाँ बैटरी हमने दिखाया। अब हम क्या करते हैं, इसके पॉजिटिव से इसके पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, इसके निगेटिव को इसके निगेटिव से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा बैटरी ऐसे रहता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस पे लिखा रहता है लोड। लोड का मतलब ये होता है कि ये आगे जा करके ये पहुंचता है डीसी डीबी में। कहाँ पहुंचता है दोस्तों? डीसी डीबी में पहुंचता है। और जब डीसी डीबी में पहुंचता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लस वाला बस बार है, पॉजिटिव बस बार है, एक निगेटिव बस बार है। अब जहाँ जहाँ ले जाना है आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि स्विच लगा के, जैसे मान लीजिए ऐसे है, समझो जैसे मान लीजिए इस तरीके का है, पॉजिटिव ले गए, निगेटिव ले गए, सपोज दैट ये ऐसे मान लीजिए इस तरीके से आप ले गए, और ये स्विच है, मान लीजिए ये स्विच है। एक सिंपल तरीके से, जैसे ये प्लस है बैटरी चार्जर का, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये हमारा डीसी डीबी है, डीसी डीबी, ये निगेटिव वाली बस है, ये पॉजिटिव वाली बस है। ये स्विच लगाया हमने। आप अपने पर्टिकुलर स्विच पे आप लिख देते होंगे, जैसे आपने लिख दिया 160 MVA फर्स्ट ट्रांसफार्मर को। ऐसा हम लोग इसलिए लिखते हैं, जैसे अगर कभी भी डीसी, अगर हमारी कोई डीसी में फॉल्ट आ जाए या डीसी हमारी फेल हो जाए 160 MVA फर्स्ट का, तो हम सीधे चले आएंगे, इस स्विच को देखेंगे कि यार यहाँ कोई फ्यूज उस तो नहीं उड़ा है, मतलब मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी अगर हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं तो इसी तरीके से बहुत सारे स्विचेस लगा करके 160 MVA फर्स्ट को, 200 MVA को, 33 kV को, मतलब जहां जहां भी आप डीसी ले जाएंगे स्विच के माध्यम से। तो एक जनरल डायग्राम मैं बना के बताना चाह रहा हूं। इसमें दोस्तों होता क्या है मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डीसी अर्थ फॉल्ट चेक करने का सबसे पुराना और एक सरल तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, आप एक मल्टीमीटर ले लीजिए। एक मल्टीमीटर लेकर के मल्टीमीटर का सिलेक्टर स्विच आप डीसी पे कर दीजिए। डीसी 200 वोल्ट पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 600 वोल्ट पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पॉजिटिव सिरा है बैटरी चार्जर का, ये पॉजिटिव यहाँ पे है, निगेटिव यहाँ पे है। मैं बता रहा हूँ अगर अपना डीसी ग्राउंड हो रहा है तो हम उसको चेक कैसे करेंगे ये बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अगर इन जनरल, सपोज दैट इन जनरल सब लोगों को ये बात पता है कि अगर हम आपसे कहें कि धन सिरे का पोटेंशियल माइनस ऋण सिरे का पोटेंशियल लगभग कितना होता है, लगभग 110, किसी में आप देखेंगे तो 115, 118, 120 मिलता है। मैं उसकी बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। 110 वोल्ट मिलना चाहिए मान लीजिए। हालांकि हम लोग मेज़र करते हैं इसको तो 118, 117, 119, 120 तक मिलता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमने पॉजिटिव सिरे का पोटेंशियल और निगेटिव सिरे का पोटेंशियल लिया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखा तो ये 110 वोल्ट हमको मिलना चाहिए। अब जरा एक बात बताइए, सपोज दैट ये मिलना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं सपोज दैट कि पॉजिटिव सिरे का पोटेंशियल, मतलब मल्टीमीटर का एक सिरा पॉजिटिव पे रखिए और एक सिरा आप ग्राउंड पे रखिए या अर्थ पे रखिए, मतलब एक टर्मिनल मल्टीमीटर का उठा के पॉजिटिव पे रखिए और दूसरा उठा करके अर्थ पे रखिए, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव टू ग्राउंड। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव टू ग्राउंड। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉजिटिव टू ग्राउंड, जब हम मल्टीमीटर का सिरा पॉजिटिव पे लेकर के ग्राउंड के बीच में नापेंगे तो लगभग आप देखेंगे
55-56 वोल्ट के अराउंड मिलना चाहिए, 55 से 56 वोल्ट के अराउंड मिलना चाहिए। प्लस में ये पॉजिटिव मिलना चाहिए, पॉजिटिव में मिलना चाहिए, मतलब पॉजिटिव का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस 56 भी मिलता है, 57 भी मिलता है। आप मान के चलिए लगभग +-10% वेरिएशन चल जाएगा। तो ये +55 मिला मान लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए हमने निगेटिव वाले पे मल्टीमीटर की एक लीड रखी और दूसरा हमने अर्थ या ग्राउंड पे रखा, तो ये मिलता है -55 वोल्ट। ये एक जनरल बात है, इतना मिलना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि अगर पॉजिटिव टू अर्थ +55 मिला और निगेटिव टू अर्थ -55 मिला, तो जब आप एक मल्टीमीटर का सिरा पॉजिटिव पे रखेंगे और निगेटिव पे रखेंगे तो ऐसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिलेगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव पे रखेंगे, माइनस निगेटिव पे रखेंगे, तो इसका मतलब होगा 55 -55 और ये आ जाएगा 110 वोल्ट। जनरल बात बता रहा हूं, स्टैंडर्ड बात बता रहा हूं आपको। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मतलब हमको डीसी अर्थ फॉल्ट चेक करने अपने सब स्टेशन पे हम लोग गए, तो पॉजिटिव टू निगेटिव नापा हमने, 110 वोल्ट मिला। इसके बाद हमने मल्टीमीटर का एक सिरा पॉजिटिव पे रखा और दूसरा सिरा ग्राउंड पे रखा। पॉजिटिव टू ग्राउंड हमने देखा कि +55 के करीब मिला, निगेटिव टू ग्राउंड हमने देखा -55। अब आपस में प्लस और माइनस के बीच में जब निकालेंगे विभवांतर कितना है, तो प्लस और माइनस के बीच में 55 -55, ये हो जाएगा टोटल 110 वोल्ट। अगर ये परिस्थिति है, अगर ये सिचुएशन आपको मिलती है, इसका मतलब आपके सब स्टेशन पे डीसी अर्थ फॉल्ट की समस्या नहीं है, डीसी अर्थ फॉल्ट की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, ये तो हो गई एक जनरल बात कि प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मिलेगा। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव ग्राउंड हो रहा है आगे जाके या निगेटिव जाके ग्राउंड हो रहा है, तो हमारा उस समय डेटा क्या मिलेगा मैं ये बताता हूं आपको। सुनिएगा, इसको थोड़ा सा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं। यहां पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने केस नंबर 1 देखिए, अगर आप गए सब स्टेशन पे गए और आपने प्लस और माइनस के बीच का वोल्टेज नापा, 110 मिल गया, मान लीजिए 110 मिल गया। बार बार कह रहा हूं 116 मिल सकता है, 118 मिल सकता है, 120 मिल सकता है, मान लीजिए 110 वोल्ट मिला, ठीक है। इसके बाद जब आपने मल्टीमीटर का पॉजिटिव टू ग्राउंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पॉजिटिव टू ग्राउंड अगर आपने नापा, पॉजिटिव टू ग्राउंड आपने नापा और इमेजिन करिए कि आपको 110 वोल्ट मिला। मान लीजिए पॉजिटिव टू ग्राउंड आपने नापा, 110 वोल्ट मिला। पॉजिटिव टू ग्राउंड कहने का मतलब है कि धन वाले सिरे का पोटेंशियल धन है, सुनिएगा, धन वाले का पोटेंशियल हमने V पॉजिटिव लिखा है यहां पे, और ये रहा हमारा ग्राउंड या अर्थ है। अगर ये चीज 110 वोल्ट हमको मिला तो आप जरा बताइए, ऐसा नहीं लगता कि ग्राउंड का पोटेंशियल पहुंच गया निगेटिव वाले टर्मिनल पे? इसका मतलब ये हुआ, अगर पॉजिटिव टू ग्राउंड 110 वोल्ट मिल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ये निगेटिव वाले का जो पोटेंशियल था, निगेटिव वाले का, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्राउंड पोटेंशियल में। इसका मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में 110 वोल्ट मिलता है, तो ये मान के चलिए कि आपका ये निगेटिव वाला टर्मिनल था, निगेटिव वाला, ये वाला जो निगेटिव वाला टर्मिनल है, ये वाला निगेटिव टर्मिनल विल बिकम ग्राउंडेड। और एक बात आप और समझ लीजिए, अगर निगेटिव सिरा अर्थ कर गया है, कैसे पता चला? पॉजिटिव टू ग्राउंड नापा तो पूरा 110 वोल्ट हुआ, इसका मतलब निगेटिव वाला सिरा ग्राउंड हो गया था। वजह यह है, इसका मतलब यह हुआ कि निगेटिव सिरे का वही पोटेंशियल है जो ग्राउंड का है। इसका सीधा मतलब यह हो गया कि अब अगर आप निगेटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर रखेंगे और ग्राउंड के बीच में नापेंगे तो आपको
आइडियली अगर बात करें तो 0 मिलना चाहिए, हो सकता है 1 आख 2 वोल्ट आपको मिले। इसका मतलब निगेटिव सिरे और ग्राउंड के बीच में अगर आपको 0 वोल्ट या 2 वोल्ट या 4 वोल्ट के करीब मिल रहा है, वो मान के चलिए 0 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निगेटिव और ग्राउंड के बीच में 0 मिल रहा है या 1-2 वोल्ट मिल रहा है तो उसको आप 0 ही मानिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो निगेटिव का विभव है वही है जो ग्राउंड का विभव है, और अर्थ या ग्राउंड का विभव अगर हमारी अर्थिंग प्रॉपरली है तो ग्राउंड का पोटेंशियल हम अगर देखेंगे तो 0 मानते हैं। इसका मतलब ग्राउंड का पोटेंशियल पे अगर ये निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल पहुंच गया तो दोनों सेम हो गए, तो ये 0 वोल्ट आ गया। इसका सीधा मतलब है, अभी आप क्या बता पा रहे हैं, अभी आप गए केस नंबर 1 में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में नापते हैं तो 110 मिलता है, पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में नापते हैं तो 110, जबकि यहां लिखा है कि पॉजिटिव और अर्थ या ग्राउंड के बीच में +55 मिलना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में 110 वोल्ट मिला। इसका मतलब ये ग्राउंड पे निगेटिव टर्मिनल पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव वाला टर्मिनल अर्थ पे पहुंच गया, तभी पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज 110 मिला। और अगर निगेटिव टर्मिनल अर्थ पे पहुंच गया तो निगेटिव सिरा अर्थ पे पहुंचते ही निगेटिव का पोटेंशियल मान लीजिए टेंस टू 0 हो गया, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में 110 वोल्ट मिलने की वजह होती है कि निगेटिव जो टर्मिनल है इसका दैट विल बिकम ग्राउंडेड, वो अर्थ कर रहा है कहीं पे। और जब अगर निगेटिव पोटेंशियल अर्थ कर रहा है तो अर्थ है ही है, निगेटिव भी अर्थ हो गया। इसका मतलब बोथ विल बिकम एट सेम पोटेंशियल, जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है। इसका मतलब है कि जब आप मल्टीमीटर से नापिएगा तो 0 मिलेगा। जैसे ही ये जानकारी मिलती है आपको, जैसे ही ये जानकारी आपको मिली, आप इस पोजीशन में होंगे कि आप कह सकते हैं कि निगेटिव हमारे बैटरी चार्जर का निगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो हमारा अर्थ हो रहा है, अर्थ हो रहा है। ये पहला केस है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव ग्राउंड होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, हम इस पे चर्चा कर लें कि मान लीजिए अगर पॉजिटिव ग्राउंड होगा तो क्या सीन आएगा, क्या मेजरमेंट वैल्यू आएगी। मैं थोड़ा सा इसको हटाना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा सा हटाता हूं, आप देखिएगा जरा मेरी बात सुनिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए अब आप केस नंबर 2 पे गए, सुनिएगा, केस नंबर 2 पे गए, आप गए अपने बैटरी चार्जर के पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का वोल्टेज आपने नापा, 110 वोल्ट मिला। कितना मिला? 110 वोल्ट मिला। इसके बाद आपने पॉजिटिव टू ग्राउंड नापा, पॉजिटिव टू ग्राउंड नापा, आपको मान लीजिए 0 मिला। इसके बाद आपने निगेटिव टू ग्राउंड नापा तो आपको मिला -110। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टू ग्राउंड 0, अर्थात शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो, पॉजिटिव का पोटेंशियल 0, निगेटिव का पोटेंशियल कितना मिल रहा है प्रैक्टिकली 110। अब अगर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का विभवांतर नापा जाएगा तो जरा पॉजिटिव का विभव लिख लीजिएगा 0, माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा और -110 लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 110 वोल्ट। दोस्तों, यही 110 वोल्ट आपको यहां मिल रहा था। अब आप समझ लीजिए, अगर आप पॉजिटिव टू ग्राउंड नापते हैं तो 0 मिलने का मतलब ये हो जाता है, पॉजिटिव टू ग्राउंड बराबर 0 मिलने की वजह मतलब ये हो जाता है कि पॉजिटिव सिरा भी ग्राउंड है, ग्राउंड तो ग्राउंड है ही है। इसका मतलब पॉजिटिव टू ग्राउंड के बीच में अगर 0 मिल रहा है, अर्थात पॉजिटिव सिरे का विभव माइनस ग्राउंड का विभव बराबर 0, पॉजिटिव का विभव माइनस ग्राउंड का विभव बराबर 0। आप खुद ही समझदार हैं कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 आने का मतलब हो जाता है कि जो अर्थ या ग्राउंड का विभव है वही पॉजिटिव वाले सिरे का विभव हो गया, तभी इन दोनों का विभवांतर 0 है। प्रैक्टिकली ये 1-2 वोल्ट आता होगा मान लीजिए, या हो सकता है अगर ढंग से अर्थिंग हो गई है तो 0 भी आएगा। तो पॉजिटिव टू ग्राउंड अगर आप देख रहे हैं 0 वोल्ट मिल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव वाला पोर्शन या पॉजिटिव वाला टर्मिनल चला आया है, ग्राउंड हो गया है। पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड, पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड। ये अभी तक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, शुरुआत अगर कोई आदमी न्यूकमर है
तो एक जनरल आइडिया इससे ले सकता है। ट्रांसमिशन वाले नॉर्मली जो भी बैटरी बैंक्स है उसका रखरखाव रखते हैं, सपोज उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह नापते हैं एलॉन्ग विथ टीएनसी टीम, तो टीएनसी वाले तो समझ ही रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर ट्रांसमिशन वाले अपने सब स्टेशन पे अगर ये पता करना चाहें बिना किसी अर्थ फॉल्ट टेस्टर के बड़े बड़े किट के, नॉर्मल में 150-200 रुपये का एक मल्टीमीटर आएगा और स्टैंडर्ड वैल्यू आप समझ लीजिए कि आप जाएंगे, जाने के बाद बैटरी चार्जर के प्लस और माइनस पे रखे 110 वोल्ट का डीसी मिल गया, पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में नापे स्टैंडर्डाइज प्लस 55 मिला, नेगेटिव टू ग्राउंड नापे माइनस 55 मिला, इसके बाद इन दोनों के बीच में तो 110 मिल ही रहा। ये मेरी ज़रूरत है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर ये डाटा मिल जा रहा है इन सारी चीज़ों में, मान के चलिए लगभग 8 से 10% का वेरिएशन चलेगा, उससे आप परेशान मत होइए। मैं आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहा हूं, प्लस 55 माइनस 55, ये मेरी ज़रूरत है। अगर ये मेरा मिल रहा है इट मीन्स दैट सब स्टेशन पर डीसी अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए मैंने बताया कि आप केस नंबर 1 पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में तो 110 मिल रहा है, पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में आपको 110 वोल्ट मिल रहा है। पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में 110 वोल्ट मिलने का मतलब ये हो गया, ऐसा लगता है जैसे निगेटिव वाला जो वायर है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड हो गया है। अगर निगेटिव वाला वायर कहीं ना कहीं ग्राउंड हो गया है, मान लीजिए निगेटिव वाला वायर अगर कहीं ना कहीं ग्राउंड हो गया है, अर्थ हो गया है, इसका मतलब ग्राउंड के पोटेंशियल पे वो पहुंच गया है, तभी आपको पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में 110 वोल्ट मिला है, ये भी समझ लीजिए। निगेटिव टू ग्राउंड अगर आप नापेंगे, निगेटिव टू ग्राउंड नापेंगे, चूंकि निगेटिव वाला विभव, निगेटिव वाला तार अर्थ हो गया है, इसलिए इसका भी पोटेंशियल जीरो है, इसका भी पोटेंशियल जीरो है। जब दोनों सेम विभव पे हैं तो विभवांतर जीरो होगा। जैसे ही ये डाटा मिलता है आप इस पोजीशन में होंगे कि बता सकते हैं कि आपके इस बैटरी चार्जर का या बैटरी सिस्टम का या डीसी सिस्टम का निगेटिव अर्थ हो रहा है। दूसरा केस हमने यहां डील किया, पॉजिटिव टू निगेटिव आप गए सब स्टेशन पे नापे 110 वोल्ट मिला, पॉजिटिव टू ग्राउंड नापे 0 वोल्ट मिला, पॉजिटिव टू ग्राउंड नापे 0 वोल्ट मिला, निगेटिव टू ग्राउंड नापे माइनस 110 मिला। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टू ग्राउंड नाप रहे हैं 0 वोल्ट मिल रहा है, निगेटिव टू ग्राउंड नाप रहे हैं माइनस 110 वोल्ट मिल रहा है। रफली अगर हम टेक्निकल में बोलें तो प्लस का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0, निगेटिव का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस 110, पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस निगेटिव का पोटेंशियल बराबर 0 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 110, और यही 110 आपको मिल रहा था। तो इसको देखा आपने, जैसे ही आपने पॉजिटिव टू ग्राउंड नापा 0 वोल्ट मिला आपको अंदाजा लग गया कि पॉजिटिव का विभव वही हो गया है जो ग्राउंड का विभव है। इसका मतलब आपके बैटरी सिस्टम का यहां पॉजिटिव सिस्टम ग्राउंड हो रहा है। अब मैं बताता हूं, ये तय हो गई कि पॉजिटिव ग्राउंड होगा तो कैसे पता करेंगे, निगेटिव ग्राउंड होगा तो कैसे पता करेंगे। जनरल सिस्टम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो काम मिलेगा, वो डाटा लिख दिया मैंने। अब इसको सही करने का एक बढ़िया तरीका है और बहुत पुराना तरीका है। आप एक काम ये कर सकते हैं, सुनिएगा, इसको हटा दे रहा हूं मैं। सुनिए, जैसे अब मान लीजिए चाहे पॉजिटिव ग्राउंड हो या निगेटिव ग्राउंड हो, कोई सा भी ग्राउंड हो, पता तो आप कर ही लेंगे। अब आप एक काम करिए, आपकी जरूरत क्या है, आपकी डिजायर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मिलेगा तो हम ठीक है, हमारा कोई भी डीसी का सिस्टम ग्राउंड नहीं हो रहा है। अब आप एक काम करिए, एक दिन लीजिए शटडाउन, एक दिन शटडाउन लीजिए। उसमें क्या होगा, जब आप शटडाउन लेंगे तो चाहे 40 MVA का ट्रांसफार्मर होगा, 40 MVA का ट्रांसफार्मर है, शटडाउन आप 132 kV बस का ले लीजिए, सपोज 132 kV, एकदम सेफ्टी के साथ बता रहा हूँ, सेफर साइड में आपको बता रहा हूँ, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है 1% भी। 132 kV बस बार का शटडाउन ले लीजिए आप। जब आप शटडाउन लेंगे तो 40 MVA रहेगा, तो भी एक तरीके से वो भी शटडाउन में है, 63 MVA है वो भी शटडाउन में है, 33 kV के फीडर्स हैं, सारे के सारे शटडाउन में हैं। अब आप एक काम कर लीजिए, आपके डीसी डीबी पर बहुत सारे स्विचेस लगे हैं। आप नाम लिख करके मार्कर से रखे होंगे, फला 40 MVA फर्स्ट का है, ये वाला हमारा 40 MVA सेकंड का है, ये वाला हमारा जो है 132 kV फला बे का है, ये वाला हमारा स्विच जो है 33 kV ट्रिपल फीडर का है, सबके ऊपर नाम लिखा है। अब आप एक काम करिए, शटडाउन आपने ले लिया है। अगर आप सपोज दैट
एक का स्विच ऑफ कर दो, जैसे ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर है, अगर इसका स्विच ऑफ कर देंगे ना तो 40 MVA के कंट्रोल और रिले पैनल में, अगर आप एक ही जगह से कंट्रोल पैनल और रिले पैनल दोनों जगह सप्लाई ले गए हैं, तो जैसे ही इस स्विच को आप ऑफ पोजीशन में करेंगे ना, ऑफ पोजीशन में जैसे ही स्विच को करेंगे उस पैनल की डीसी जाना बंद हो जाएगी, वहां पे डीसी ऑफ हो जाएगी। अब आप एक काम करिए, जैसे ही सबसे पहले आपने चूंकि शटडाउन लिए हैं, अगर डीसी ऑफ भी हो गई तो न कोई फॉल्ट होने वाला है जेन्युइनली, न कोई ब्रेकडाउन होने वाला है, अपना उपकरण एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। शटडाउन ले चुके हैं, बहुत लंबा शटडाउन नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का मान लीजिए, या 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे का शटडाउन। सबसे पहले हमने 40 MVA वाले का स्विच ऑफ पोजीशन में रखा, ऑफ किया, नापा, क्या ये बातें मिली। 40 MVA फर्स्ट को ऑफ किया। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, एकदम पुराना तरीका है और सरल और सरस तरीका है। आप ये समझिए कि जैसे ही हमने 40 MVA फर्स्ट वाले ट्रांसफार्मर का ये डीसी डीबी से स्विच को ऑफ किया, उसकी सप्लाई डीसी सप्लाई बंद हो गई। अब नापा, देखा क्या ये कंडीशन, ये चीजें मिली, नहीं मिली, मान लीजिए नहीं मिली। इसके बाद हम क्या करेंगे, 40 MVA सेकंड का ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ रखे रहिए, इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑफ करके नापिए, देखिए क्या ये कंडीशन आई। इसके बाद फिर इसको ऑफ करिए, देखिए कुछ सुधार हुआ, नहीं हुआ। हो सकता है कि यही सारे हमारे 1 2 3 4 5 हमारे पास डीसी डीबी से बे हमारे निकले हुए हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग आए और 33 kV का जैसे ही हमने ऑफ किया, इसके बाद हमने देखा कि ये पोजीशन आने लगी है। जैसे ही हमने 33 kV ट्रिपल फीडर, मान लीजिए ये कोई ट्रिपल फीडर है, सपोज कोई ट्रिपल फीडर है, जैसे ही हमने इसके स्विच को ऑफ किया, देखा अब ये पोजीशन मिलने लगी है। मान लीजिए अब ये पोजीशन मिल गई। अब एक काम करेंगे, इसको ऑफ रखने देंगे, इसको ऑन करेंगे, देखेंगे वो कंडीशन बनी हुई है कि नहीं, बरकरार है या नहीं। इसके बाद इसको ऑन किया, देखा बरकरार है, हाँ बरकरार है। जैसे ही हम 33 kV ट्रिपल फीडर का ऑन किए, फिर से मामला गड़बड़ हो गया, मान लीजिए गड़बड़ हो गया। अगर गड़बड़ हो गया तो कैसे हम पॉजिटिव ग्राउंड है चेक करेंगे, निगेटिव कैसे ग्राउंड हुआ ये चेक करेंगे, वो बता चुका मैं आपको। जैसे ही मैंने देखा कि इसके ऑन करते ही मामला बिगड़ गया, इसका मतलब अब इसको ऑन रखिए, केवल अब अपना पूरा फोकस इस 33 kV के ट्रिपल फीडर पे जाएगा। इस 33 kV के ट्रिपल फीडर से आप जा करके अब आप एक काम करिए, शटडाउन वापस कर लीजिए, और शटडाउन वापस करने के बाद इन सबको चला दीजिए। केवल यही जो ट्रिपल फीडर है 33 kV का फीडर, इसका शटडाउन अभी बने रहने दीजिए। अब आप ट्रेस करिए इसका, आप जाइए, इसके कंट्रोल और रिले पैनल कॉमन होता है चूंकि इसका, तो आप यहाँ जाएंगे। अब वहाँ आप एक काम करिए, बारी बारी से डीसी का एक एक सेक्शन आइसोलेट करते जाइए। ज़्यादातर हमने ये देखा कि पैनल तक तो दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनिएगा, पैनल तक तो प्रॉब्लम नहीं है। जो इस ट्रिपल फीडर से डीसी निकल करके पॉजिटिव निगेटिव जो हमारे सर्किट ब्रेकर पे गया है, सीबी पे गया है, उसी का कोई पॉजिटिव या निगेटिव ग्राउंड मिल जाता है कभी कभी, तो वो चेक करने के ऊपर है, ट्रेस करने के ऊपर है। लेकिन हाँ, ये एक सामान्य तरीका है कि हम डीसी अर्थ फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करें, बहुत ही पुराने और सहज सरल तरीके से। न्यूकमर्स बच्चा अगर कोई है, मान लीजिए अभी भी जस्ट चला रहा है डिपार्टमेंट में, सपोज दैट, या कोई अपना साथी भी है मान लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ कॉमन टाइप की प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको। देखिए ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा भी डीपली जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर वो बेवजह का जो है बड़ा वीडियो हो जाता है, मान लीजिए लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो चलिए हम लोगों का जो टॉपिक है उसको ब्रीफली बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमारे साथी ने हमको 2-3 दिन पहले फ़ोन किया, उसका जो ट्रांसफार्मर था वो 40 MVA ट्रांसफार्मर था, 40 MVA का ट्रांसफार्मर था, और वो उसका मैग्नेटाइजिंग करंट चेक कर रहा था, वो मैग्नेटाइजिंग करंट चेक कर रहा था। आप देखिएगा, मैं यकीनन कह सकता हूं कि इस तरीके की प्रॉब्लम फील्ड में आती है, और जब आती है तो थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूजन होने लगता है, लोगों को परेशानी बढ़ने लगती है कि अरे यार पता नहीं हम रिजल्ट कैसा है, गड़बड़ तो नहीं हो जा रहा है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट गलत आ रहा है, और हम जल्दी किसी निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं हो पाते हैं। तो मैं बताऊँ 3 दिन पहले एक हमारा मित्र फ़ोन किया, वो 40 MVA के ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट चेक कर रहा था। ये कब चेक करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते समय। जब आप ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं उसी समय वो इसको चेक कर रहा था। तो उसने कहा कि यार ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ये तो सही नहीं मिल रहा है,
तो मैं कुछ बताया वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप इसको देखिए, कोरिलेट करिए, मिलाइए, देखिए क्या अपने पूरे यूपी पीसीएल पूरे इंटायर सिस्टम में क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, क्या ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं उम्मीद करता हूँ हुआ होगा। देखिए जैसे 40 MVA का ट्रांसफार्मर जो अपने यहाँ इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली आप देखेंगे 132 kV बटा 33 kV का होता है, 132 kV आब्लिक 33 kV का होता है। और इसका अगर आप वेक्टर ग्रुप कभी नेम प्लेट पे देखे होंगे तो ये ऐसे मिलता है YN0, जिसका मतलब होता है ये वेक्टर ग्रुप है या फेज ग्रुप बोलते हैं इसको। ये YN0 का मतलब है कि प्राइमरी स्टार है, न्यूट्रल ग्राउंड है, सेकेंडरी भी स्टार है, न्यूट्रल ग्राउंड है। अर्थात यही वो ट्रांसफार्मर जो हमारा दोस्त था वो टेस्ट कर रहा था। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, सुनिएगा, जैसे ये स्टार है, प्राइमरी स्टार है, मान लीजिए न्यूट्रल ये अर्थ है आपका। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब ट्रांसफार्मर को टेस्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर हमारा कंप्लीटली सारे जंपर ऊपर डिसकनेक्टेड रहते हैं। हमारे पास लो वोल्टेज की सप्लाई 415 वोल्ट अवेलेबल रहती है सब स्टेशन पे। वही हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन वालों से कहते हैं भैया तार और लटकवा दीजिएगा, हम आएंगे टेस्ट करने के लिए। वो टेस्ट कर रहा था। तो देखिएगा जैसे ये हमारा प्राइमरी स्टार है 132 kV का, और ये हमारा सेकेंडरी भी स्टार है, और ये कितने kV का है, 33 kV का है। तो मैं बताऊँ आपको, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, हुआ क्या कि वो न्यूट्रल ओपन कर दिया था, मेरी बात सुनिएगा, न्यूट्रल ओपन कर दिया था, लेकिन ये न्यूट्रल अर्थिंग ओपन कर दिया था। न्यूट्रल की जो अर्थिंग ग्राउंडिंग होती है उसको नट बोल्ट से आप देखे होंगे, चौड़ी सी पट्टी होती है, उसको खोल दिया था। इसको भी जो चौड़ी सी पट्टी होती थी इसको खोल दिया था। लेकिन इसकी बुशिंग, न्यूट्रल की बुशिंग में उसने क्या किया था, सुनिएगा, सेकेंडरी, चूंकि ओपन सर्किट टेस्ट है, सेकेंडरी ओपन था, सेकेंडरी उसने ओपन किया था। और ये देखिए उसने क्या किया कि जो हमारे पास सब स्टेशन पे लो वोल्टेज की सप्लाई होती है उसी से यहाँ पे आर फेज जोड़ दिया, यहाँ पे वाई फेज जोड़ दिया, यहाँ पे बी फेज जोड़ दिया। और ये जो न्यूट्रल वाली बुशिंग थी, जो न्यूट्रल वाली बुशिंग थी, इसको उसने न्यूट्रल से जोड़ दिया। इतना सप्लाई उसने दिया। ये सप्लाई वही जो 415 वोल्ट मान लीजिए 390 395 मल्टीमीटर से नापिएगा तो यही मिलेगा। तो जो यहाँ पे लो वोल्टेज की सप्लाई उसने यहाँ से दे दिया। फिर उसने मैग्नेटाइज, सेकेंडरी ओपन सर्किट था, ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में ही कहा है कि देखिएगा क्या इस तरीके की प्रॉब्लम आपने कभी फेस किया है। तो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सहूलियत होगी, आपको लगेगा नहीं यार ऐसा है, ठीक है, और ऐसा आप करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बोल रहा हूँ आपको। जैसे RYB आपने दिया, उसने न्यूट्रल भी जोड़ रखा था। अब उसने हमको बताया, क्या बताया, उसने हमसे कहा कि साहब R फेज में 4 मिली एम्पियर आ रहा है, Y फेज में 8 मिली एम्पियर आ रहा है, इसमें 5 मिली एम्पियर आ रहा है, और इसमें आ रहा है न्यूट्रल में 21 मिली एम्पियर, 21 मिली एम्पियर। और वो कन्फ्यूज़ था। मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जब भी आप नो लोड टेस्टिंग करते हैं, सेकेंडरी ओपन है, प्राइमरी हमारे पास सब स्टेशन पे लो वोल्टेज की सप्लाई है, लो वोल्टेज की सप्लाई मैंने दे दिया है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप जिस वक्त, आप सबको पता है कि नो लोड की टेस्टिंग अगर हम लोग थ्योरी पे जाए तो नो लोड की टेस्टिंग रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देके करते थे, सेकेंडरी ओपन करते थे तो रेटेड कोर लॉस मिल जाया करता था, और कोर लॉस वाला कंपोनेंट IW मिल जाया करता था, और मैग्नेटाइजिंग करंट मिल जाता था जो कि कोर में फ्लक्स बनाने के लिए जिम्मेदार है। वही चीज़ हम, चूंकि हाई वोल्टेज हम दे नहीं सकते, फील्ड में उस तरीके की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, LT सप्लाई इजिली अवेलेबल है, तो हमने दे दिया। फिर वो परेशान था, उसने कहा कि यार ये क्या लफड़ा है, तो बड़ा अनाप शनाप टाइप का है। तो मैंने उससे एक बात कहा, कभी भी दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, प्राइमरी में कितना वोल्टेज दिया, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज मिला, वो करिए, इस न्यूट्रल का हिसाब किताब खत्म कर दीजिए। जब भी कभी आप नो लोड की टेस्टिंग कर रहे हो, मैग्नेटाइजिंग करंट जिस समय आप नाप रहे हो, उस समय आप इसके न्यूट्रल को अपने सप्लाई वाले न्यूट्रल से, अपने जो सप्लाई वाला न्यूट्रल है उससे आप मत जोड़िए। उससे जोड़ेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड फिनोमेना है, जो हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट हमारा है, और वो थ्योरेटिकली भी सही है, कॉन्सेप्चुअली भी सही है, वो आप अगर करना चाहते हैं तो जब भी आप कभी मैग्नेटाइजिंग करंट नापिएगा तो R फेज, Y फेज, B फेज दीजिए, न्यूट्रल को इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 4 से 6 मिली एम्पियर ये मिलता है इस वाले फेज का। Y वाले फेज देखो, इसका ऐसे समझो,
मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए हमने न्यूट्रल, मैंने क्या प्रिकॉशन बोला, न्यूट्रल को आप इससे मत जोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैं कहता हूं जब भी ओपन सर्किट टेस्ट करिए, मैग्नेटाइजिंग करंट नापते समय केवल तीनों फेज दीजिए, न्यूट्रल में सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेंड क्या मिलता है, ट्रेंड हम क्या देखते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट में, नॉर्मली आप देखे होंगे कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट इसका है, इस वाले फेज का और इस वाले फेज का बराबर आता है, बीच वाले फेज का थोड़ा सा कम आता है, ये हमारा ट्रेंड है। तो मैं क्यों कम आता है, क्यों कम आता है, उसके डिस्क्रिप्शन पे हम नहीं जाना चाहते, आप देखेंगे आगे समय मिलेगा तो। लेकिन हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे। तो एज ए टीएनसी विंग अगर बात करेंगे मान लीजिए, तो ऐसे समझो जैसे मान लो अगर ये 6 मिली एम्पियर मिला आर फेज की मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मान लीजिए सपोज दैट 6.2 मिली एम्पियर मिला, तो पता चला कि ये लगभग मान लीजिए 5.6 मिली एम्पियर या 5.8 मिली एम्पियर मिल गया, और आप संतुष्ट हो गए कि चलो भैया लोग किनारे किनारे वाले फेजेस में बराबर मिल रहा है, बीच वाले फेज में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिल रहा है, जो कि मिलना भी चाहिए। अब आपको अगर ये बात जानना है कि हाँ इसका कम क्यों मिलता है, हालांकि सब लोग जानते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं केवल एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जब भी कभी मैग्नेटाइजिंग करंट नापिएगा तो न्यूट्रल की अपने सप्लाई व्यवस्था वाला जो न्यूट्रल है उससे इसको जोड़ देंगे तो होने लगेगा कन्फ्यूज़न, फिर आप कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। आप कभी कभी चूक हो जाती है, लोगों को ये लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो गया है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। तो हालांकि टीएनसी वालों इस बात को समझते हैं, लेकिन अगर एज अ ट्रांसमिशन विंग या कभी कभी न्यू कमर कोई आता है, अगर वो परेशान होता है तो वो इससे बच सकता है। ये चीज़ें मैंने फील्ड में फेस करी, वो मैं बताया आपको। अब मैं इसको हटाता हूँ, आपको दूसरी बात बताता हूँ सुनिएगा। दोस्तों क्या हुआ, एक बार आपको एक और प्रैक्टिकल इंसिडेंट बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि एक ट्रांसफार्मर 40 MVA से कहीं से आया, मान लीजिए, अब नाम लेना सही नहीं है, मान लीजिए कहीं से ये 40 MVA ट्रांसफार्मर कहीं लगा था, वहाँ कैपेसिटी इन्हेंस हुई। जब कैपेसिटी बढ़ी, मान लीजिए 40 को हटा के 63 लगाया होगा उस बिजली घर पे, ये 40 MVA उनके पास स्पेयर हो गया। तो ये 40 MVA डाइवर्ट हो करके एक दूसरे बिजली घर पे आया। मान लीजिए कि जिस बिजली घर से ये चला और जिस बिजली घर पे ये आया, इन दोनों बिजली घरों के बीच में मान के चलिए लगभग कम से कम आप मान के चलिए लगभग 120 किलोमीटर की दूरी रही होगी, सपोज दैट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब मेरा ये कहना है कि थोड़ी सी सावधानी अगर रख लिया जाए तो ठीक ठाक डिपार्टमेंट का पैसा बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी, और आप कम इफर्ट में ज़्यादा बेटर चीज़ें दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, ये 40 MVA ट्रांसफार्मर ये वहाँ उस बिजली घर पे हटा दिया गया था, मतलब 63 लगा होगा तो 40 MVA हटा के स्विच यार्ड में यहीं कहीं साइड लगा के रखा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस बिजली घर पे मान लीजिए सपोज ये 132 kV यक्स बिजली घर है और ये 132 kV वाई बिजली घर है। इस यक्स नामक बिजली घर पे ये 40 MVA ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, और यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई। ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि यहाँ पे पहले 20 MVA का ट्रांसफार्मर था, ज़रूरत महसूस हुई कि यार अब कैपेसिटी बढ़ाना है, इसको हटाओ 40 लगाओ। तो क्या हुआ कि यही वाला 40 MVA ट्रांसफार्मर डाइवर्ट होकर के यहाँ आ गया, यहाँ चला आया। जब ये 40 MVA, अब देखो यहाँ पे 132 kV यक्स बिजली घर पे ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर निकलने के बाद हो सकता है 2-4 महीने 5 महीने साल भर रखा रहा हो कहीं किनारे पे। इसके बाद जब ज़रूरत यहाँ इस बिजली घर पे हुई तो ये ट्रांसफार्मर को लोड करके यहाँ ले आए तो यहाँ पे ट्रेलर पे अनलोड हुआ। अनलोड होने के बाद इसको सीधे प्लिंथ पे ले गए। कहाँ ले गए? प्लिंथ पे। देखिए ये मेरा मानना है, जो मेरा अपना विचार है वही मैं रख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटे से प्रयास से एक छोटी सी चीज़ जो बहुत आसान सी चीज़ है, ऐसा कर लेने से कितना बेनिफिट है डिपार्टमेंट का, और हम लोगों का टाइम बचेगा, हम और काम कर पाएंगे। सुनिएगा, ये ट्रांसफार्मर जब यहाँ प्लिंथ पे आया, इसकी इरेक्शन वगैरह का काम शुरू हुआ, इरेक्शन कंप्लीट हुआ। अब कमीशनिंग की बारी आई तो ये हुआ कि चलिए ठीक है, टीएनसी वाले आए, टेस्टिंग किए। तो ये RYB और ये छोटा सा न्यूट्रल ग्राउंड था मान लीजिए। तो इसके बाद इधर का RYB और इधर न्यूट्रल मान लीजिए हो गया। तो क्या हुआ कि जब हम लोग इसका, सुनिएगा, अब हम लोग जब इसका टेस्टिंग किए, मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्टिंग किए, बाकी
ओपन सर्किट किए सही मिला, शॉर्ट सर्किट किए सही मिला, वेक्टर ग्रुप किए सही मिला, मैग्नेटाइजिंग करंट चेक किए। मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब वही ओपन सर्किट टेस्ट में जो अभी बताया था, मैग्नेटाइजिंग करंट नापने लगे। जब मैग्नेटाइजिंग करंट हम लोगों ने नापा, इसका सेकेंडरी ओपन था, प्राइमरी में 400 वोल्ट दे करके जब मैग्नेटाइजिंग करंट नापे तो सुनिएगा, इसका मैग्नेटाइजिंग करंट आ रहा था 5 एम्पियर। सुनिएगा, इसका मैग्नेटाइजिंग करंट आ रहा था 6 एम्पियर और इसका मैग्नेटाइजिंग करंट आ रहा था 8 एम्पियर। आप सब लोगों को ये बात पता है कि जब लो वोल्टेज की सप्लाई 400 वोल्ट्स की सप्लाई आप देंगे ट्रांसफार्मर में, तो वो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6.5, 7, 8 मिली एम्पियर तक है, मतलब दैट इज़ इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर। लेकिन जब ये एम्पियर में आने लगा तो डाउट होने लगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ है। अब ये एम्पियर में जब आने लगा तो ये डाउट होने लगा कि अरे यार ये तो, इसका मतलब ये रिजल्ट तो गड़बड़ है, इसको चार्ज करना सही नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा, चार्ज करना सही नहीं लगता। लेकिन ठीक है, बहुत काफ़ी पहले की बात है, तो इस समय हुआ कि नहीं अच्छा चलिए ठीक है अब आ गया है तो इसका ये रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ है, एक बार नो लोड पे चार्ज करके देखते हैं इसको। सारा टेस्टिंग वस्टिंग हो गई, सारे रिजल्ट सही थे, सारे रिजल्ट सही थे। मैग्नेटाइजिंग करंट एम्पियर में आ रहा था और ये बात डाइजेस्ट हो नहीं रही थी किसी को कि यार गड़बड़ तो है। लेकिन चलिए अच्छा ठीक है, इसमें कनेक्शन किया गया, इसको नो लोड पे देखते हैं। जैसे ही इसको नो लोड पे चार्ज किया गया, ये ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल पे ट्रिप कर गया, और जब डिफरेंशियल पे ट्रिप कर गया, इसके बाद जब फिर इसको दोबारा चेक किया गया तो ना तो इसका मैग्नेटिक बैलेंस सही आ रहा था, अब मैग्नेटाइजिंग करंट और गड़बड़ हो गई थी। अब आप जरा समझिए, इस पूरे घटनाक्रम से एक सीख मिली। हमको ये नहीं पता कि ये ट्रांसफार्मर पहले ख़राब था या यहाँ ख़राब था या ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम कह रहे हैं, जिस बिजली घर पर ये ट्रांसफार्मर निकल के रखा था, जब हमारे लोग गए लेने के लिए या हम गए लेने के लिए तो मुझे वहाँ टेस्ट कर लेना चाहिए था। एक बार ये ट्रांसफार्मर टेस्ट कर लेते, 2 घंटा बर्बाद होता, कोई बात नहीं है। टेस्टिंग करने के बाद जिस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट होता वो ट्रेलर पे इसको रख करके ले आता। जब यहाँ इसको अनलोड करवाते तो फिर इसकी टेस्टिंग कर लेते, साइड पे अनलोड करते ही इसकी टेस्टिंग कर लेते, दोनों रिजल्ट में कंपैरिजन करते, कोरिलेट करते। अगर ये रिजल्ट इसके जैसा है तो इसका मतलब था कि अब लाइए इसको घसीट करके प्लिंथ पे लाइए, कमीशनिंग इरेक्शन जो करना हो करिए, ठीक है, समझ में आता है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर यहाँ रिजल्ट इस साइड पे सही था और यहाँ अनलोड होते समय गड़बड़ है, तो कम से कम जिस ट्रॉली या जिस ट्रेलर पे लद के आया था उस एजेंसी को हम टोक तो सकते हैं कि भैया देखो ये सही था, ये मिलान करवा लो, यहाँ आया तो ख़राब हो गया। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम ये प्रैक्टिस अपना लें, मैं ये नहीं कहता कि लोग कर भी रहे होंगे साइड पे, लेकिन अगर ये सब लोग करें, मतलब ये कॉमन एक जनरल प्रैक्टिस में आ जाए कि नहीं ये करना ही करना है, तो मुझे लगता है कि हर साल कम से कम नहीं, हर साल तो कम से कम 4-5 सालों में 1-2 वाक़या तो ऐसा हो सकता है कि सुनने को मिल जाता है कि यार वहाँ से ट्रांसफार्मर आया, वहाँ चल रहा था, यहाँ लाया, लाने के बाद जैसे चार्ज किया डिफरेंशियल पर ट्रिप कर गया, बुकल्स पर ट्रिप कर गया, हटाओ भैया दूसरा लगाओ, दूसरा लगाया, उसमें प्रॉब्लम आई, तीसरा आया। तो ये सब जो टाइम टेकन है और डिपार्टमेंटल कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस है, इससे बचा जा सकता है। ये दूसरी बात थी। इसी क्रम में एक तीसरी बात आपको और बताता हूँ, वो भी सुन लीजिए। एक बात और बताता हूँ आपको, हटा दे रहे इसको। देखिए एक चीज़ और समझिए, मेरी बात सुनिएगा। नॉर्मली आप देखते होंगे, मतलब ब्रीफ ही बता रहा हूँ आपको, मतलब हो सकता है शायद काम आ जाए, मेरा ये कहना है। इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए, इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए तो कॉमनली कौन कौन सा प्रोटेक्शन है? बुकल्स, कौन कौन सा प्रोटेक्शन लगा हुआ? बुकल्स रिले लगी है, PRB लगी है, OSR लगी है। इसके अलावा मान लीजिए जैसे लो ऑयल लेवल वगैरह के लिए MOG लगा हुआ है, इसी तरीके से WTI है, इसी तरीके से OTI है, सो ऑन करके। ये भी चीज़ें प्रैक्टिकली हमने काफ़ी जगहों पे देखा, तो मुझे लगा कि हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव करें, इसलिए मैंने कहा आपको बताता हूँ। सुनिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ। चाहे बुकल्स रिले ऑपरेट करे, चाहे PRB ऑपरेट करे, चाहे OSR ऑपरेट करे,
चाहे WTI की ट्रिपिंग हो, चाहे OTI की ट्रिपिंग हो, जितनी भी ट्रिपिंग इन सारे इंटरनल्स रिलेज की वजह से होता है, जो ये इंटरनल प्रोटेक्टिव गियर लगा हुआ है इसकी वजह से होता है। इसमें आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर का HV और LV दोनों ब्रेकर ट्रिप होता है, दोनों खुलना आवश्यक है, दोनों ट्रिप होता है। क्या हुआ, एक कभी किसी बिजली घर पे, बहुत पहले की बात है, हमने ये देखा, और हो सकता है कि हम लोगों में से ऐसी गलती छोटी मोटी कभी हो जाती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये छोटा सा प्रिकॉशन लेंगे तो देखिए इक्विपमेंट को हम बचा कैसे सकते हैं। मैं बताता हूँ एक छोटा सा नमूना, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये बुकल्ज रिले है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये बुकल्ज रिले है। होता क्या है, जैसे ये इसका कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट यहाँ आया, सुनिएगा, ये बुकल्ज रिले का कॉन्टैक्ट है, सुनिएगा। ये बहुत ही मतलब एक ब्लॉक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस बात को ज़रूर समझ जाएंगे। ये PRB है, ये यहाँ ले आया कांटेक्ट और यहाँ ले आया कांटेक्ट, सुनिएगा, ये यहाँ आ गया। इसके बाद ये रहा OSR का कांटेक्ट, OSR का कांटेक्ट। इसके बाद ये रहा WTI का कांटेक्ट, सुनिएगा, WTI का कांटेक्ट बना दिया हमने। सबके कांटेक्ट डेफिनेटली हम में से हर कोई, बाकी नहीं बना रहे, मान लीजिए मेन लिख दिया इसे। क्या होता है कि चाहे बुकल्ज रिले ऑपरेट हो तब भी ब्रेकर को खुल जाना है, HV LV दोनों, PRB ऑपरेट हो तब भी HV LV दोनों का ब्रेकर खुलना है, ट्रिप करना है, OSR ऑपरेट हो तब भी HV LV दोनों का ब्रेकर खुलना है, WTI ऑपरेट हो तब भी HV LV दोनों का ब्रेकर खुलना है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुनिएगा, क्या देखा हमने और हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, सुनिएगा। होता क्या है, जैसे मार्शलिंग बॉक्स में ये सारे टर्मिनल टीवी पे पड़े रहते हैं, टीवी पे कहाँ पड़े रहते हैं, ये तो हमने बुकल्ज रिले का कांटेक्ट बनाना यार, केबल डाल करके ये सारे कांटेक्ट्स मार्शलिंग बॉक्स के टर्मिनल पे पड़े रहते हैं। सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं, मैं बताऊं आपको, एक जनरल बात बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल है, एक सिंपल सी बात है, ये ट्रिपिंग कॉइल है, ये हमारा 52A है और ये सपोज निगेटिव है, मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मैकेनिकल ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। देखिए ये HV का केबल बना दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उतना स्पेस है नहीं अपने पास। ये ट्रिपिंग कॉइल है सर्किट ब्रेकर की, सुनिएगा, सर्किट ब्रेकर के इस वाले पॉइंट को हमने निगेटिव सप्लाई दे दिया था दोस्तों। अब मेरी बात सुनिए, हुआ क्या कि ये मार्शलिंग बॉक्स जो ट्रांसफार्मर का है उसमें ये सारे टर्मिनल पड़े थे। मैं आपको वायरिंग करने का जो तरीका उस समय मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या हुआ था, रिले पैनल से तार डाल करके, रिले पैनल से केबल डाल के ले आए, सुनिएगा, ले आए और यहाँ पे ले आके इसमें पॉजिटिव जोड़ दिए। इसके बाद यही पॉजिटिव इसको लूप कर दिए, PRB को, यही पॉजिटिव OSR को लूप कर दिए, यही पॉजिटिव हमने WTI को लूप कर दिया। एक ही पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान बात बता रहा हूँ आपको। अगर लगे कि नहीं यार है तो कहीं ना कहीं ऐसा मिलता है और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकता है। आप देखिए हम अपनी चीज़ों को बचा कैसे सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, यही पॉजिटिव यहाँ से उठा यहाँ। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इस पूरे मार्शलिंग बॉक्स में पॉजिटिव सोर्स कितना है? तो जवाब आएगा सिंगल, एक सोर्स। और मैं आपको बता दूं कि यही तार उठ के, मतलब जैसे एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, मैं पूरी ड्राइंग बनाऊंगा तो भर जाएगा ये। आप सब जानते हैं, फील्ड वाला हर आदमी है, ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं चल रही है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत हम लोग पाए हैं वही आपसे शेयर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव इससे गया, यहीं से इसको लूप, यहीं से इसको लूप, यहीं से इसको लूप। अब आप भी समझ रहे होंगे कि क्या इस तरीके की चीज़ें चल रही है, होती है, नहीं होती है, आप खुद ही समझदार हैं। यहाँ से ऐसे तार लाए और लाके यहाँ नेगेटिव में जोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा, बुकल जो रिले ऑपरेट किया, ये कांटेक्ट बना दोस्तों, पॉजिटिव आया, इसको मिला, ट्रिपिंग कॉइल को मिला, ब्रेकर खुल गया, राइट। इसको भी ले आइए, इसी पे जोड़ दीजिए। समझाने के लिए बना रहा हूँ, इससे सरल डायग्राम नहीं हो सकता। इसको भी ले आइए, जोड़ दीजिए, कराइए ऑपरेशन, जरा ऑपरेशन कराइए।
मतलब ये ऑपरेट हुआ, ये पॉजिटिव गई, ऐसे गई, पॉजिटिव मिलते ही ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हुई, पिकअप हुई, ब्रेकर खुल गया। ये मैंने एचबी के लिए बनाया है, यही सेम व्यवस्था एक्चुअली ये सारा ट्रिपिंग मास्टर ट्रिप के थ्रू होता है, 2 मास्टर ट्रिप होता है, आप सब लोग समझते हैं। एचबी एलबी वो छोड़िए, उस पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इतना टाइम है नहीं। तो आप बताइए, अगर बुकुल्ज रिले ऑपरेट होगा तो ये खुल जाएगा, पीआरबी ऑपरेट होगा तो ये खुल जाएगा, ओएसआर ऑपरेट होगा तो ये ब्रेकर खोल देगा, WTI ऑपरेट होगा तो खोल देगा। इस ड्राइव में कहीं कोई दिक्कत लगी आपको? उम्मीद करते नहीं लगी होगी। अब मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव की सप्लाई, ये जो पॉजिटिव सोर्स रिले पैनल या कंट्रोल पैनल से आ रहा था, ये अंडरग्राउंड केबल है, ये अंडरग्राउंड ट्रेंच में पड़ी हुई है, ये अंडरग्राउंड ट्रेंच में पड़ी हुई केबल है। इमेजिन करिए कि ज़्यादातर स्विच यार्ड में शाही, अगर ये अनआर्मर्ड केबल है, जान लीजिए इस बात को, अगर ये अनआर्मर्ड केबल है, समझिएगा, पता चला इस तार को शाही काट दिया, कोई जानवर काट दिया, ज़्यादातर शाही की प्रॉब्लम कॉमन है, कट गया। अब आप बताइए, पूरी व्यवस्था जस की तस ऐसे धरी की धरी रह जाएगी। अब अगर जेन्युइनली अगर ट्रांसफार्मर में बुकुल्ज रिले ऑपरेट हो जाए तो मुझे बताइए क्या ब्रेकर खुलेगा? सोचिए, खुलेगा नहीं खुलेगा? बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, जो छोटी मोटी गलतियाँ हम लोगों से जाने अनजाने में हो जाती है वही बात बता रहा हूँ। अब आप बताइए, चाहे ये ऑपरेट करे, पॉजिटिव है ये नहीं, ऑपरेट करते रहिए करते रहिए करते रहिए, कभी ब्रेकर नहीं खुलेगा। हमने जब ये चीज़ देखी तो मेरे मन में एक बात आई, वो मैं बताना चाहता हूँ, उम्मीद करते हैं शायद आपके मन में भी यही बात आएगी। यार हम कहते हैं अगर एक पॉजिटिव सोर्स ले जाओगे और एक केबल दोस्त अगर कट गई तो सत्यानाश हो गया। फिर तो संयोग से ये ट्रांसफार्मर चल रहा है, उधर ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, डिफरेंशियल रिले तो ही है, लेकिन मान लीजिए अगर बुकुल्ज रिले ऑपरेट हो गई ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, पीआरबी ऑपरेट हो गई, ये सारे के सारे इंटरनल प्रोटेक्शन धरे के धरे रह जाएंगे, 2 करोड़ का ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। मैं कहता हूँ उस दिन मुझे ये लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्यों ना ऐसा करें कि हटाइए ये सब तामझाम, हटाइए यहाँ से इसको, हम ऐसा करते हैं, सुनिएगा, ये भी हटा देते हैं। आज से हम ये तय कर लें कि हम लूपिंग नहीं करेंगे, ये शॉर्टकट वाला फार्मूला छोड़ दीजिए। अब 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है, 2 करोड़ ट्रांसफार्मर की बात है, जान लीजिए। हम एक काम करेंगे, हम एक पॉजिटिव लाए बुकुल्ज रिले को, हालांकि मोस्ट ऑफ द लोग इस तरीके का काम करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ये जो बेहतर है वो करते हैं। कहीं कहीं भूल चूक से अगर वो पिछला वाला कनेक्शन हमने जो बताया वो गड़बड़ हो रहा था, अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर गलती से कहीं पुराना पड़ा हो तो अगर इसको चेंज कर देंगे तो बहुत लाभ होगा इससे। मैं कह रहा हूँ इसका पॉजिटिव लाए ना, इसका पॉजिटिव भैया अलग से ले आओ ना, क्या दिक्कत है? रिले पैनल में कोई पॉजिटिव सप्लाई की कमी लगी है क्या? इस वाले की लूपिंग ख़त्म कर दो, इस वाले की भी लूपिंग ख़त्म कर दो, इसका वाला भी पॉजिटिव अलग से लाओ ना, क्या दिक्कत है? मतलब हम ट्रांसफार्मर के इन सारे मेन जो इंटरनल प्रोटेक्शन है इससे समझौता नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसका वाला भी पॉजिटिव अलग से ले आइए ना, कितना तार लग जाएगा? बहुत होगा, मान लीजिए अगर हम सिंपल वे में बात करें तो 1 2 3 4, हम कह रहे हैं 10 प्रोटेक्शन होगा, बहुत होगा 10 कोर की एक लगेगी, 4 कोर की 4 ठो डाल दीजिए। केबल की कितनी कास्ट आती होगी? 50,000। कितनी आती होगी? 50,000। लेकिन अगर एक तार से पॉजिटिव ले आएंगे और तार कहीं काट दिया ना अगर, तो ये 2 करोड़ खराब हो जाएगा, 50,000 बचा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अब आप बताइए, चलिए काटने दीजिए शाही, ये तार कट गया, बुकुल्ज रिले सिस्टम से आउट हो गया, ये तो है ना, मान लीजिए। हालांकि हर चीज़ों का अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये गया तो ये तो है ना, ये तो है, मतलब एक साथ सब फेल नहीं हुआ। मान लीजिए ये भी शाही काट गई, 2 बच्चे, ये भी शाही काट गई, 1 बच्चा, ऐसा बिरले ही दुनिया में संभव है कि एक साथ सब कट जाए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं संभव है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ मित्रों कि एक साथ पूरा केबल वही काट दे, ये संभव नहीं लगता हमको। इसी क्रम में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो फील्ड में हम लोगों की है, जिससे हम लोग लाभ ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। हमसे कहा गया था ब्रीफ में आपने जो देखा उसको बताते रहिए। हमने ब्रीफली आपके सामने रखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पुराने लोग हैं, जो लोग TNC वाइज अगर बात करें तो वो लोग बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी मान लीजिए जाने अनजाने में, सपोज दैट चूँकि पहले की वायरिंग की हुई है, क्या पता है पुराना जो मैंने बताया जो प्रॉब्लमेटिक वायरिंग थी वही पड़ा हो, तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा बचा रहेगा। जैसा कि आपको लगता है कि ये समझ में आपको ज़रूर आया होगा दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो अगर 35 मिनट 40 मिनट के छोटे से एक प्रयास से अगर हमारा कोई उपकरण बच सकता, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते, मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का सेंस यही कि अगर एक छोटा सा प्रयास
शायद कुछ लोगों के काम आ जाए, तो हम लोगों को बहुत सुकून होगा, लगेगा कि हाँ यार ये 40 मिनट का मेहनत करना सार्थक हो गया। ठीक है, धन्यवाद, ओके।